लॉकेस समझौता सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए हमने देखा कि मानव स्वभाव अच्छा है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था भी शांति की अवस्था है। और चूँकि प्राकृतिक अवस्था शांति की अवस्था है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था किसी भी प्रकार से असुरक्षा की अवस्था नहीं है। चूँकि प्राकृतिक अवस्था असुरक्षा की अवस्था नहीं है, इसलिए समझौते की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लेकिन जॉन लॉक का मानना है कि समझौते की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में कुछ कमियां थी और उस कमियों को दूर करने के लिए सामाजिक समझौता लोगों ने आपस में मिलकर किया। और इस समझौते के द्वारा उन्होंने एक राजनीतिक सभ्य समाज में प्रवेश किया और यही उनका मूल उद्देश्य था। समझौता सबका सबके साथ है, अर्थात कोई भी समझौते से बाहर नहीं था और कोई भी समझौते से ऊपर नहीं था। सब लोग इस बात पर सहमत थे कि समझौता हम सब एक साथ सबके साथ कर रहे हैं। चूँकि समझौते का प्रारंभ हो गया तो समझौते के प्रारंभ के साथ ही प्राकृतिक अवस्था का अंत हो गया, क्योंकि कोई भी दो अवस्थाएं एक साथ नहीं चल सकती कि प्राकृतिक अवस्था भी चल रही है और समझौता होने के बाद में एक सभ्य समाज का भी प्रारंभ हो गया। ये संभव नहीं था, तो इसलिए समझौते के साथ ही प्राकृतिक अवस्था का अंत हो गया। लेकिन यहाँ जब हम हॉब्स से तुलना करते हैं तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि हॉब्स में व्यक्ति आत्मरक्षा के अधिकार के अतिरिक्त अपने समस्त अधिकारों का समर्पण संरंभों के सम्मुख कर देता है। लेकिन लॉक में स्थिति अलग है। लॉक ये मानकर चलते हैं कि मानव अपने समस्त अधिकारों का समर्पण नहीं करता, केवल जो प्राकृतिक कानून थे उनकी व्याख्या और उनके क्रियान्वयन के अधिकार का समर्पण किया है। अर्थात मानव जब चाहे अपने उस व्याख्या करने और क्रियान्वयन करने के अधिकार का जो उसने समर्पण किया है, कभी भी उस अधिकार को वापस लेने की स्थिति में आ सकता है। चूँकि मानव के किसी एक व्यक्ति, एक कमेटी, एक समिति, किसी एक संस्था के समक्ष समर्पण नहीं किया, एक समुदाय के समक्ष किया है, समुदाय ने समुदाय के समक्ष किया है, तो यहाँ पर कोई भी एक संस्था महत्वपूर्ण नहीं होगी। लॉक ने लोगों की संप्रभुता को परिभाषित किया, तो लॉक स्पष्ट करते हैं कि अंततः चूँकि मानव विवेकशील प्राणी है, तो वो जो भी निर्णय करता है वो अपने विवेक के आधार पर करता है। तो इसलिए जो संप्रभुता है वो मूलतः और अंततः किस में निवास करती है? लोगों में निवास करती है। चूँकि वो लोगों में निवास करती है, इसलिए ही लोगों को ही अंतिम निर्णय करने का अधिकार भी सदैव मिला रहेगा। लॉक ने निजी संपत्ति के अधिकार का पक्ष लिया, उसका समर्थन किया। हमने देखा कि उन्होंने 3 अधिकार बताए: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये 3 अधिकार क्या स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति को जीवन के लिए संसाधनों की भी आवश्यकता होती है और उन संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार भी स्वयं व्यक्ति को होता है। लॉक ने जब निजी संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया तो लॉक पहले ऐसे विचारक माने जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया। यहाँ पर अर्नस्ट बार्कर 2 तथ्य स्पष्ट करते हैं। विशेषकर अर्नस्ट बार्कर का मानना है कि ये स्पष्ट नहीं होता अगर हम विश्लेषण करते हैं कि यदि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में शांति और सद्गुण से रहता था, विवेक का पालन करता था, प्राकृतिक कानूनों का पालन करता था, तो उसे सभ्य कैसे ना माना जाए? फिर तो वो सभ्य समाज हुआ। लेकिन साथ ही लोग ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाता है समझौते के साथ ही। तो बार्कर ये मान रहे हैं कि संभवतः यहाँ पर हम 2 प्रकार के समझौते देखते हैं। एक तो वो जिससे प्राकृतिक अवस्था का अंत हुआ और सभ्य समाज की स्थापना होती है, और दूसरा वो जहाँ समाज के मनुष्य आपस में मिलकर ये निर्णय करते हैं कि किस प्रकार राज्य की संस्था की उत्पत्ति होगी या राज्य रूपी संस्था या नियामक संस्था की उत्पत्ति होगी। वस्तुतः फिर ये शासक एवं शासितों के मध्य हुआ समझौता माना जाता है। इस प्रकार अर्नेस्ट बार्कर का ये मत है कि ये समझौते 2 माने गए हैं इसमें। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट है कि जैसे हॉब्स में हमने देखा कि हॉब्स में संप्रभु के पास, लेवाइथन के पास निरंकुश सत्ता है, अदंडनीय है उनकी सत्ता, उसका पृथक्करण नहीं किया जा सकता, उसे किसी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके विपरीत लॉक मानकर चलते हैं कि उनका संप्रभु ऐसा है जिसको निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होने चाहिए। मतलब सॉवरेन जो भी या सरकार जो भी कानून बनाएगी वो प्राकृतिक नियमों का विरोध नहीं करने चाहिए, उसके अनुरूप होने चाहिए। अर्थात कोई भी मानव निर्मित कानून प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन करने वाला नहीं होनी चाहिए। और यदि मान लीजिए ऐसा होता है कि सरकार या जनता
जनता के पास अपने अधिकार हैं कि समझौते की शर्तों का उल्लंघन करती है, तो फिर लोग यहाँ पर वही व्यक्ति के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते हुए ये कहते हैं कि तब व्यक्ति को ये अधिकार होगा कि वो एक अन्य संस्था या अन्य समूह को उस सत्ता का या उस शक्ति का हस्तांतरण कर दे जो प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या और क्रियान्वयन का कार्य करेगी। यहाँ हम एक संघर्ष देखते हैं हॉब्स के राजनीतिक चिंतन में और लॉक के राजनीतिक चिंतन में। लॉक के समय जो इंग्लैंड की स्थितियाँ हैं वो एक सशक्त और शक्तिशाली संप्रभु की मांग कर रही हैं, राजा जो अव्यवस्था को नियंत्रित कर रहे एक शांतिकाल की स्थापना कर सके, जबकि लॉक में शांतिकाल है, सद्भावना है, लेकिन उस शांतिकाल को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सरकार और राज्य के अस्तित्व की अपेक्षा की जा रही है। अर्थात लॉक में जहाँ हम मान रहे हैं निरंकुश संप्रभु है, वहाँ लॉक के दर्शन में हम क्या मानकर चलते हैं कि हम संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत की ओर जा रहे हैं। हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं जिसमें एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित कार्य करने के लिए निश्चित उद्देश्यों के साथ में राजनीतिक संप्रभु का निर्णय किया जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी, उसको स्वीकार किया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार से वह संप्रभु संस्था, व्यक्ति नहीं, अगर वह संप्रभु संस्था उसमें असफल रहती है तो उससे वह अधिकार वापस लेकर किसी अन्य संस्था को दे दिए जाएंगे। वस्तुतः यहाँ व्यक्ति का अधिकार, व्यक्ति का चुनाव, व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। हमारे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम संप्रभु की विशेषताएं और लॉक के दर्शन के प्रति आलोचकों का क्या मत है उसके बारे में विश्लेषण करेंगे।